चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा एक रीकैप ले लेते हैं कि हमने बेसिकली क्या क्या कवर अप कर लिया था और फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था विद द कॉन्सेप्ट ये कि भाई हम इस बार पूरे पेपर में जो टैक्स ईयर पढ़ेंगे वो बेसिकली कौन सा वाला टैक्स ईयर होगा, 22-23 का, 22-23 का टैक्स ईयर हम पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम 6 अप्रैल 2022 टू 5 अप्रैल 2023। सही ना, ये यहां तक चलेगा। और फिर हमने बात की थी कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के अंदर वी विल इनकॉर्पोरेट एज कैलकुलेशन में हम बेसिकली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक। सही ना, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक की हम कैलकुलेशन जो है ना वो कर रहे होंगे। इससे पहले क्या हो रहा है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे ना वो बेसिकली 22-23 के टैक्स ईयर के हम पढ़ेंगे। सही ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमने पढ़ने हैं वो बेसिकली 22-23 के टैक्स ईयर के जो है ना वो हमने कवर अप करने होंगे, ये बात हम याद रखेंगे। फिर हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम में मैंने आपको बताया था कि भाई प्रॉपर्टी इनकम में जो रेंट रिसीव्ड होता है उस रेंट रिसीव में से हम अलाउड एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे मेरे भाई, माइनस कर देंगे। रेंट रिसीव में से हम क्या माइनस करेंगे, रेंट रिसीव में से हम अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। अलाउड एक्सपेंसेस जो मैंने आपको एक हैंडआउट दिया था उसमें पूरी लिस्ट लिखी हुई थी। अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम में से हम हमेशा एक अमाउंट माइनस करते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस की अमाउंट क्या बन रही थी मेरे भाई, 12,570। 12,570 का पर्सनल अलाउंस माइनस होगा तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद हम उसके ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई कर देंगे और टैक्स रेट्स अप्लाई करके हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। पर्सनल अलाउंस 12,570 था। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए टैक्स रेट जो थे पहले 37,700 पे 20 था, फिर 37,701 से यानी कि 37,701 से 150 पर 40 था और 151 एंड अबव पर वो कितना था, 45% था। फिर हम उससे आगे बढ़े थे, हमने बात की थी प्रीमियम की। सही ना, हमने बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम, कि भाई अगर आपको प्रीमियम मिलता है तो प्रीमियम की अमाउंट भी बेसिकली एक तरीके से क्या होती है, टैक्सेबल होती है। लेकिन वो कौन सी अमाउंट हम लेकर आएंगे, वो बेसिकली हम टैक्सेबल प्रीमियम की अमाउंट जो है वो कंसिडर कर रहे होते थे। और टैक्सेबल प्रीमियम की अमाउंट निकालने के लिए हम लेते थे प्रीमियम, और प्रीमियम में से क्या माइनस करते थे, रिलीफ ऑन प्रीमियम माइनस कर रहे होते थे। रिलीफ ऑन प्रीमियम का फॉर्मूला लगता था n-1 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंटू 2%। प्रीमियम में से रिलीफ माइनस होगा, टैक्सेबल प्रीमियम आएगा, रेंट में प्लस होगा, अलाउड एक्सपेंसेस माइनस होंगे, टोटल इनकम आएगा, पर्सनल अलाउंस माइनस होगा, टैक्सेबल इनकम आएगी, रेट्स अप्लाई होंगे और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जा रही होगी। ये तमाम चीजें हमने उसके अंदर पढ़ी थी और डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। ये तमाम चीजें हमने उसके अंदर पढ़कर डिस्कस कर ली थी। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने बात कर ली थी कि यार ये जो पर्सनल अलाउंस है ना 12,570 का, ये सिर्फ उस वक्त तक मिलेगा जब तक आपकी इनकम 1 लाख या फिर 1 लाख से कम है। अगर आपकी इनकम 1 लाख है या फिर 1 लाख से कम है तो आपको पूरा पर्सनल अलाउंस मिलेगा 12,570 का। लेकिन अगर इनकम 1 लाख से एक्सीड कर जाएगी तो फिर एक्सेस इनकम के हाफ से पर्सनल अलाउंस क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते एक सर्टेन पॉइंट पर आकर वो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो पर्सनल अलाउंस कब जीरो होगा, जब आपकी इनकम 1,25,140 फिक्स या फिर उससे क्या कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी। अगर आपकी इनकम 125,140 एग्जैक्ट या फिर उससे बढ़ेगी तो आपका पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात हमने पढ़कर डिस्कस कर ली थी। फिर हमने टैक्स रेट्स की वर्किंग वगैरह पढ़ ली थी। फिर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस के एक मसले को डील कर लिया था कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे खरीदी है और उसकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो एक तरीके से डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, लेकिन इंटरेस्ट को डायरेक्ट माइनस करने की इजाजत नहीं होती। इंटरेस्ट को डायरेक्ट माइनस करने की इजाजत नहीं होती, बल्कि उसमें होगा ये कि आप इंटरेस्ट की अमाउंट का लेंगे 20% और वो 20% जाकर कहां पे से माइनस होगा, टैक्स लायबिलिटी में से जो है वो माइनस किया जा रहा होगा। ये बात हमने पढ़ ली थी। और फिर हमने पढ़ ली थी कि अगर आप प्रॉपर्टी फर्निश रेंट आउट करेंगे तो बाकी सारे एक्सपेंसेस के साथ आपको एक एडिशनल एक्सपेंस माइनस करने की इजाजत मिलेगी, एंड दैट एक्सपेंस इज नोन एज रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। सही ना, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ माइनस करने की इजाजत मिलेगी। 4 केसेस हमने उसमें पढ़ लिए थे और हमने सवाल सॉल्व कर लिए थे। तो जो प्रॉपर्टी इनकम का हैंडआउट आपके पास मौजूद था जिसमें टोटल कितने सवाल थे, 9, उसमें से हमने कितने सॉल्व कर लिए थे, 8 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। तब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट अ रूम रिलीफ। देखिए अब तक जो हमने बात की ना उसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे
कि हम बेसिकली एक प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं, मतलब एक पूरा घर या एक पूरी प्रॉपर्टी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक पूरा घर एक पूरी प्रॉपर्टी एक तरीके से रेंट आउट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम बेसिकली किसको डिस्कस कर रहे थे, हम रेंट अ रूम रिलीफ को जो है ना वो कंसिडर कर रहे थे, या रेंट अ रूम रिलीफ को जो है ना वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सबसे मेन चीज हमें ये बात याद रखनी है कि हम पूरा घर क्या कर रहे हैं, हम पूरा घर रेंट आउट कर रहे हैं। लेकिन अब उस पूरे घर में से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसे हम बेसिकली नाम देते हैं किसका, रेंट अ रूम रिलीफ का। रेंट अ रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट उस वक्त जनरेट होता है जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी मेन रेजिडेंस का एक फर्निश्ड कमरा रेंट आउट करेगा। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी मेन रेजिडेंस, अच्छा मेन रेजिडेंस का मतलब होता है कि जिस घर में वो रह रहा है, मेन रेजिडेंस का मतलब है कि जिस घर में वो रह रहा है उसे हम बेसिकली किसका नाम देते हैं, मेन रेजिडेंस का नाम देते हैं। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पूरा घर रेंट आउट नहीं कर रहा बल्कि जिस घर में वो रह रहा है जो कि उसकी मेन रेजिडेंस है, अगर वो उसका एक फर्निश कमरा रेंट आउट कर रहा है, वन फर्निश रूम रेंट आउट कर रहा है, तो वहां पर जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट अ रूम रिलीफ। सही ना, वहां पर जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं दैट कॉन्सेप्ट विल बी कंसिडर्ड एज रेंट अ रूम रिलीफ। ठीक है भाई, तो रेंट अ रूम रिलीफ में हमने बेसिकली ये डिस्कस कर लिया कि भाई एक फर्निश कमरा जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी मेन रेजिडेंस का रेंट आउट करेगा तो उस पे हम किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, रेंट अ रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे। अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या, देखो कभी कभार ऐसा होता है जैसे आप कॉन्सेप्ट देते हैं ना पेइंग गेस्ट का, कि यार आपका घर ज़्यादा है, मतलब घर बड़ा है, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये घर मेरे लिए जो है ना वो पूरा यूटिलाइजेबल नहीं है। तो एक काम ये करते हैं कि कोई एक आध कमरा हम क्या करते हैं, रेंट आउट कर देते हैं। जब एक आध कमरा रेंट आउट करेंगे तो उससे जो रेंट की अमाउंट रिसीव्ड होगी उससे एटलीस्ट घर के जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो फुलफिल हो जाएंगे। जब आप ये सोच रहे थे ना तो साथ साथ आपकी सोच के अंदर जो है ना वो ख्याल में HMRC भी साइड में बैठा हुआ था। उसने कहा बेटा बाद में खर्चे वर्चे निकालना, पहले तो उस इनकम के ऊपर तुम्हें क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि तुम पूरे साल में, कौन सा साल मेरे भाई, 22-23 के टैक्स ईयर में जो भी रेंट रिसीव करोगे उस रेंट के ऊपर तुम्हें क्या पे करना है मेरा भाई, टैक्स पे करना है। मैंने कहा ठीक है। दूसरा सवाल मैंने HMRC से पूछा कि इस रेंट में से एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत होगी, उसने कहा जी बिल्कुल होगी। रेंट में से तुम करोगे ये कि 22-23 के टैक्स ईयर में तुमने जो कमरा रेंट आउट किया हुआ होगा तुम उसका रेंट लोगे और रेंट में से तुम क्या माइनस करोगे, एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। तुम लोगे अमाउंट ऑफ रेंट और रेंट में से क्या माइनस होगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट कैलकुलेट होगी दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर टोटल इनकम, या जो भी आप उसको रेंटल इनकम वगैरह कहेंगे। सही ना, वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर रेंटल इनकम। उससे आप पर्टिकुलरली रेंटल इनकम का नाम दे रहे होंगे। तो मैंने कहा ये तो सिंपल है, इसमें क्या मसला है। उसने कहा देखो इसमें एक छोटा सा मसला ये है कि ये जो एक्सपेंसेस है ना ये पर्टिकुलरली उसी एक कमरे के होने चाहिए जो कमरा तुमने रेंट आउट किया हुआ है। ऐसा ना हो कि तुम रेंट में से पूरे घर के एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हो। उसने कहा जी जिस कमरे का रेंट है उसी कमरे के क्या माइनस होंगे, एक्सपेंसेस। एंड वी नीड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। हमें एक्सपेंसेस की एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। हमें एक्सपेंसेस की कौन सी अमाउंट चाहिए मेरे भाई, एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। हमें एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं चाहिए। जो प्रॉपर्टी इनकम का मैंने हैंड आउट दिया था उसमें पॉइंट नंबर 3 लिखवाया था, प्रोविजंस एंड एस्टिमेट्स आर नॉट अलाउड। उसने कहा देखो एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं चलेगी, मुझे जो अमाउंट चाहिए होगी वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वाली होगी, वो एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए होगी। तो तुम मुझे एग्जैक्ट अमाउंट दोगे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा चले 1 मिनट के लिए मान लें कि इफ वी आर अनएबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट देन व्हाट। नहीं निकाल पाया, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकल पाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कभी कभार जब आप कोई खर्चा कर रहे हैं और आपने पूरे घर पर खर्चा किया है तो उस पूरे घर के खर्चे में से एक कमरे के एग्जैक्ट खर्चे की अमाउंट कैलकुलेट करना थोड़ा सा पॉसिबल इवेंट नहीं होता। हो सकता है, लेकिन अब आपने एक लेबर को बुलाया और उसने आपने कहा कि यार ये पूरा घर जो है ना वो रेंट आउट, वो पेंट करना है। उसने कहा जी ठीक है। अब उसने कैलकुलेशन की पूरे घर में कितना मटेरियल लगेगा, कितने लेबर चार्जेस होंगे, ये सारी कैलकुलेशन की उसने। और कैलकुलेशन करने के बाद उसने आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता दी।
और वो एस्टिमेटेड अमाउंट बेसिकली क्या थी, बस ये पीछे ही दे, वो एस्टिमेटेड अमाउंट बेसिकली क्या थी, वो एस्टिमेटेड अमाउंट बेसिकली उसने आपको बता दी कि यार ये अमाउंट है। अब अगर उसने पूरा घर पेंट कर दिया और मैं उससे अगर पूछूं अच्छा मुझे बता कि इस कमरे पर एग्जैक्ट कितना पेंट लगा, तो क्या वो पूरे घर की पेंट की अमाउंट में से इस कमरे की एग्जैक्ट पेंट की अमाउंट बता सकता है? नहीं बता सकता होगा ना, क्योंकि उसने जो सारा मटेरियल ऑन एवरेज कैलकुलेट किया था, उसने जो लेबर की कॉस्ट मांगी थी वो ऑन एवरेज मांगी थी। इसका मतलब है कि कभी कभार ये सिचुएशन आ जाती है कि हम एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? उसने कहा देखो फिर ऐसी सिचुएशन होगी कि इन केस तुम रेंट में से मतलब एक्सपेंसेस की एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पाए तो तुम रेंट में से माइनस कर देना अमाउंट ऑफ रिलीफ, यानी कि तुम रेंट लोगे और रेंट में से क्या माइनस कर दोगे? अमाउंट ऑफ रिलीफ। और रिलीफ की अमाउंट उसने फिक्स कर दी, दैट इज 7,500। और रिलीफ की अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी ना, दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर रेंटल इनकम। अगर एक्सपेंसेस है तो क्या माइनस कर दोगे? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नहीं है तो क्या माइनस कर देना? रिलीफ। रिलीफ की अमाउंट एचएमआरसी ने फिक्स कर दी कितने की? 7,500 की। मैंने एचएमआरसी के कान में जाकर पूछा दोनों माइनस कर दे, तो उसने कहा देखो बेटा इतनी अंधी नहीं लगी हुई, दोनों माइनस करने की इजाजत ना होवे है। तो उसने कहा बेटा देखो दोनों तो माइनस नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी शक्ल बड़ी मिस्कीनों वाली है, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दे देता हूं कि तुम दोनों में से जो माइनस करना चाहते हो ना वो माइनस कर लो। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें यह अथॉरिटी देता हूं कि रेंट में से यू कैन डिडक्ट एक्सपेंसेस और आइदर यू कैन डिडक्ट रिलीफ। ये अब तुम्हारी कॉल है। अब जब उसने कहा ना तुम्हारी कॉल है, तो तुम्हारा शैतानी दिमाग फौरन से फटाफट चलना शुरू हुआ और तुमने वहां पर कॉन्सेप्ट जेनरेट किया किसका? यहां से आएंगे वो प्रोफेशनल मार्क्स, जिसमें वो आपको एक सिचुएशन में खड़ा करके पूछेगा बताएं क्या करना चाहिए यहां पर टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली वो जो प्रोफेशनल मार्क्स है ना, वो आपने यहीं से उठाने कि किसी ना किसी सवाल में वो आपको ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए कहेगा, जिसपे 1-2 नंबर के प्रोफेशनल मार्क्स होंगे कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। तो वो जो डिसीजन मेकिंग होगी, दैट डिसीजन मेकिंग बेसिकली प्रोवाइड्स यू अ प्रोफेशनल मार्क, जैसे आप प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म कहते हैं, ठीक है ना? नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो पेपर में क्या क्या पूछ सकता है। तो बेसिकली वो आपसे टैक्स प्लानिंग मतलब वो एक डिसीजन मेकिंग पूछेगा, बताएं इस सवाल में एज अ टैक्स एडवाइजर आपको क्या करना चाहिए। तो जो एडवाइस आप करेंगे वो एडवाइस आपके एडवाइस करने के जो मार्क्स हैं वो प्रोफेशनल मार्क्स हैं। अगर आपने सही एडवाइस की तो वो प्रोफेशनल मार्क्स आप लेकर उड़ जाएंगे, और अगर आपने वहां पर एडवाइस में माहौल बनाया तो फिर पेपर में आपको माहौल बनता हुआ नजर आएगा। दोनों फैसिलिटीज आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। तो देखो टैक्स प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब व्हाट इज द बेसिक मोटिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। मैं क्या सोचूंगा सबसे पहले? देखो मोर और लेस मैं एक चीज तो सबसे पहले सोचूंगा, दैट इज टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। मेरी कोशिश ये होगी कि भाई मैं ये फैसला करूं जो फैसला मेरी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर देगा मेरे भाई? कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मेरी ये टारगेट होगा। अब टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? मैंने कहा भाई लीगल तरीके से अपनी इनकम को कम कर सकते हैं, या फिर लीगल तरीके से अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं। एग्रीड है इस पर? इनकम कम कर दूंगा, लीगल तरीके टैक्स अवॉइडेंस पर बेस करेंगे। इनकम कम करूंगा तो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, एक्सपेंसेस बढ़ाऊंगा तब भी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अभी यहां पर बात हो रही है एक्सपेंसेस की, यहां पर बात हो रही है एक्सपेंसेस कंपेयर विद द रिलीफ। तो मैंने कहा देखिए सिंपल सी टैक्स प्लानिंग का डिसीजन मेकिंग है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि जब रेंट और रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा और मैं रेंट में से एक्सपेंसेस या रिलीफ में से कोई एक अमाउंट माइनस करने जाऊंगा, तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये कि मैं एक्सपेंसेस और रिलीफ की अमाउंट को आपस में क्या कर लूंगा मेरे भाई? कंपेयर कर लूंगा। तो आपके हिसाब से लॉजिकली कौन सी अमाउंट माइनस करनी चाहिए? जो अमाउंट हायर ऑफ होगी। आपने कहा कि सर बहुत ही सिंपल सी डिसीजन मेकिंग है। जब हम एक्सपेंसेस और रिलीफ की अमाउंट को कंपेयर करेंगे, जब हम एक्सपेंसेस और रिलीफ की अमाउंट को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन में वी विल डिडक्ट द हायर ऑफ।
मैं एक्सपेंसेस और रिलीफ में से हायर ऑफ अमाउंट को क्या करूंगा मेरे भाई, माइनस कर दूंगा। जब हायर ऑफ अमाउंट माइनस करूंगा, जब ज्यादा वैल्यू को माइनस करूंगा, तो इनकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ज्यादा वैल्यू को माइनस करूंगा तो इनकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब इनकम कम होगी तो साथ ही साथ टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मैंने कहा देखिए सिंप्लीफाई हमें ये काम करना होगा कि जब हमारे पास रेंट और रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं एक्सपेंसेस और रिलीफ की अमाउंट को कंपेयर कर लूंगा। और मैंने क्या कहा कि कंपैरिजन में वी विल डिटेक्ट द हायर ऑफ, दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगी उस अमाउंट को ले जाकर मैं अपने पास से क्या कर दूंगा मेरे भाई, माइनस कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली इनकम कम हो जाएगी। जैसे ही इनकम कम होगी ऑटोमेटिकली साथ ही मेरी टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी मेरे भाई, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मुझे और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी, बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्लियर है बात यहां तक? इसे कॉपी कर लें और जरा हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 9 पर नजरसानी कर लें। चलें जी। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली दोनों चीजें आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है और रेंट और रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले उसने कहा जी मार्क रेंट आउट हिज अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एट अ मंथली रेंट ऑफ £7,000 रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 6 जून 2022। भाई ये तो याद है ना, मैं कैलकुलेशन कहां से कहां तक होती है अभी बताया था, अप्रैल 2022 से मार्च 2023। इसका मतलब है कि हमने 22-23 का टैक्स ईयर फॉलो करना है, जो अप्रैल 22 से भागना शुरू करेगा और मार्च 23 पर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था कि कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी ये सवाल बताएगा, लेकिन खत्म हमेशा कहां पर हो जाएगी मेरे भाई, मार्च 23 पर हो जाएगी। मार्च 23 से आगे फर्दर कैलकुलेशन की इजाजत नहीं है। तो मैंने प्रॉपर्टी रेंट आउट किए जून, तो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा जून से और मंथ्स काउंट करूंगा जून से लेकर मार्च तक के। भाई जून से लेकर मार्च कितने मंथ्स बनेंगे, कितने, 10 महीने। जून से लेकर मार्च तक यानी कि जून 22 से लेकर मार्च 23 तक बनेंगे टोटल 10 महीने। तो इसका मतलब है कि शुरू में जो रेंट आएगा मेरे पास वो कितने मंथ्स का आ जाएगा, 10 महीनों का आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई रेंट कितना था, 7,000 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 70। एग्रीड। He also received a premium of £40,000 for 20 years। प्रीमियम के लिए हम क्या लेकर आएंगे मेरे भाई, मैंने कहा जी प्रीमियम के लिए इसमें हम शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल प्रीमियम। मैंने कहा जी टैक्सेबल प्रीमियम और आगे लिख दिया वर्किंग वन, टैक्सेबल प्रीमियम आगे लिख दिया वर्किंग वन। तो सबसे पहले क्या आ गई, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना था, 40,000 माइनस क्या करेंगे इसमें से, रिलीफ। फॉर्मूला था n-1, n इज नंबर ऑफ ईयर्स, कितना है 20 -1 इंटू 40,000 इंटू 15,200। भाई माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल प्रीमियम कितना, 24,800, 24,800। यहां पर आकर प्लस हो जाएगा 24,800 और फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस क्या है मेरे भाई, कितने हैं, 25,000। मैंने कहा जी ये 25,000 एज इट इज माइनस हो जाएगा। सही है भाई, अलाउड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे और फिर इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा किसका, रेंट आ रूम रिलीफ का। क्योंकि देखो कंडीशन मीट हो रही है, टीसी लाइन में क्या लिखा है, ही ऑल्सो रेंट आउट 1 फर्निश्ड रूम ऑफ हिज मेन रेजिडेंस। कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो रेंट और रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट तुम खुद अप्लाई करोगे। कंडीशंस मीट हो रही होंगी तो रेंट और रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट तुम खुद अप्लाई करोगे। तुम्हें आगे किसी ने बताना नहीं है कि रेंट और रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तुमने वो कॉन्सेप्ट खुद से अप्लाई करना है पर्टिकुलरली। इस बात को हम याद रखेंगे। तो मैंने कहा जी रेंट और रूम रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। कितना रेंट है, एक्सपेंस कितना है, 5,000। तो मैंने कहा कि भाई रेंट और रूम रिलीफ, रेंट और रूम अमाउंट कितनी है, 15,000। माइनस करनी है कोई एक चीज, या तो एक्सपेंसेस माइनस करूंगा या फिर क्या माइनस करूंगा मेरे भाई, रिलीफ माइनस करूंगा। एक्सपेंसेस हैं 5,000, रिलीफ की अमाउंट हमने याद कर ली होगी, कितनी थी, 7,500। दोनों में से कौन सी वाली वैल्यू उड़ाएंगे, हायर ऑफ वैल्यू उड़ाएंगे। यानी कि 15,000 में से मैं उड़ाऊंगा 7,500।
मेरे भाई क्या बचेगा 7,500। बस फिर आगे की कहानी तो सिंपल है ना, प्लस माइनस करके हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल इनकम। कैलकुलेटर चलाएंगे जरा तबाकुन किस्म से। 77,300। फिर इसमें से क्या माइनस होगा, कितना, क्या आ जाएगा, कितनी, 64730। सही ना, 64730 से मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, 64730 से टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और अब इसमें रेट्स अप्लाई कर देंगे। रेट्स क्या दें, पहले 37,700 पर 20, तो ये हो जाएगा कितना, 7540। तो मैंने कहा जी 64730 में से 37,700 पर रेट्स लग जाएंगे। एक्सेस बता दो, 27030। इस पर आ जाएगा कितना, 40%। 10812। प्लस कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है भैया यहां तक? अच्छा जी, रेंट और रिलीफ में से क्या माइनस करना चाहिए, तो सॉरी एक्सपेंसेस और रिलीफ में से क्या माइनस होगा, हायर ऑफ। लेकिन देखिए इसमें एक छोटा सा मसला है जो अब हमने समझना है। ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये लॉस क्रिएट कर सकता है। एक्सपेंसेस कैन क्रिएट अ लॉस। पर ये जो एचएमआरसी की तरफ से रिलीफ दिया हुआ होता है ना भाई, रिलीफ के पास लॉस क्रिएट करने की पावर नहीं होती। यानी कि एचएमआरसी की तरफ से दिया हुआ कोई भी जो रिलीफ है ना, ये तुम्हारी इनकम को मैक्सिमम रिड्यूस करके कहां तक लेकर आ सकता है, 0 तक। ये तुम्हारी इनकम को नेगेटिव यानी कि माइनस मतलब लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये एचएमआरसी की कंडीशन है कि देखो यार, मैं तुम्हें डबल डबल बेनिफिट तो नहीं दे सकता ना। एक तो मैं तुम्हें रिलीफ दे रहा हूं, फिर तुम ये चाह रहे हो कि इस रिलीफ की वजह से तुम्हारी इनकम लॉस में कन्वर्ट हो जाए, फिर तुम इस लॉस को आने वाली इनकम से दोबारा से सेट ऑफ करो। तो उसने कहा ये तो मॉल बन जाएगा, फिर बादशाह का घर भी तो चलाना है ना, हमने डिस्कस किया था। तो अगर इतने बेनिफिट आपको दे देंगे तो भाई वो जो बादशाह बना है 90-95 साल का, उसकी विटामिन की गोली है, ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल हैं उसके, वो खर्चा कैसे पूरा हो रहा होगा। तो उसने कहा कि देखो रिलीफ अगर ले रहे हो ना, तो ये बात याद रखना कि फिर रिलीफ तुम्हारी इनकम को मैक्सिमम रिड्यूस करके कहां तक लेकर आएगा, 0 तक। एक्सपेंसेस के पास ये पावर है कि अगर तुम अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो एक्सपेंसेस कैन क्रिएट अ लॉस। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा कि भाई एक्सपेंसेस जो है ना वो क्या कर सकते हैं, वो लॉस को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस लॉस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिलीफ जो है ना वो लॉस को क्रिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हम आंखें बंद करके हर दफा हायर ऑफ अमाउंट माइनस नहीं कर सकते। हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये हायर ऑफ अमाउंट यहां से माइनस हो सकती है नहीं हो सकती, तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि भाई मेरे पास रेंट था 12,000 का और मेरे पास एक्सपेंसेस थे 6,500 के। तो यहां से क्या माइनस करूंगा, मैंने कहा जी यहां से माइनस होगा रिलीफ, क्योंकि एक्सपेंसेस है 6,500, रिलीफ कितना होता है 7,500। दोनों को कंपेयर करूंगा तो वी विल टेक द हायर ऑफ, जो कि 7,500 है। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको यह कहानी सुनाऊं कि बेटा मान लो कि रेंट है 5,000 और एक्सपेंसेस हैं 6,100। रेंट कितना है 5,000, एक्सपेंसेस हैं 6,100। अच्छा रिलीफ कितना है, रिलीफ कितना है
रिलीफ है 5,000। हाँ, इसमें माइनस कर क्यों? क्योंकि इस बार रेंट की अमाउंट कितनी है सिर्फ, इसका मतलब है कि अगर रेंट 5,000 का है तो मैं रिलीफ के मैक्सिमम कितनी अमाउंट माइनस कर सकता हूं? 5,000 की अमाउंट माइनस कर सकता हूं, मैं 7,500 माइनस नहीं कर सकता। तो अब अमाउंट को माइनस करने के लिए मैं रिलीफ की वो अमाउंट पिक करूंगा या वो अमाउंट सेलेक्ट करूंगा जो अमाउंट मैं माइनस कर सकता हूं। मैं रिलीफ की वो अमाउंट सेलेक्ट करूंगा जो अमाउंट मैं क्या कर सकता हूं? माइनस कर सकता हूं। तो भाई मैं कितनी अमाउंट माइनस कर सकता हूं? 5,000। भाई एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,100। दोनों में से कौन सी वाली अमाउंट उठाऊंगा? 6,100, यानी कि हायर ऑफ अमाउंट उठाऊंगा। तो इट मींस कि आपको यह देखना होगा सवाल में कि जो रेंट की अमाउंट है उसमें से आप कितना रिलीफ माइनस कर सकते हैं। मतलब आप रिलीफ में हर दफा 7,500 की अमाउंट को बेस नहीं बना सकते। जितनी अमाउंट माइनस कर सकते होंगे उतनी अमाउंट के ऊपर फिर क्या होगी मेरे भाई? कैलकुलेशन होगी। यानी कि रिलीफ की जो अमाउंट माइनस कर सकते होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर मैं उस अमाउंट को एक्सपेंसेस से कंपेयर करूंगा और कंपैरिजन में वी विल टेक द हायर ऑफ अमाउंट। जैसे वहां पर पूरे 7,500 माइनस कर सकता था, तो मैंने 7,500 को कंपेयर किया था 6.5 से। यहां पर कितने माइनस कर सकता हूं? 5,000। तो मैं 5,000 को कंपेयर करूंगा कितने से? 6,100 से, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर मैं हायर ऑफ अमाउंट को डिटेक्ट कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। ये बात हमें याद रखनी है। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो छाप लें। जब ये सब कैलकुलेशन पेपर में करेंगे तो ये जो आप बता रहे हैं वो नोटेशन करेंगे, नोट लिखा जाएगा। मतलब कैलकुलेशन भी है, नोट्स भी? नहीं, कैलकुलेशन तो दिखाएंगे, फिर नोट में बताएंगे ना कि मैंने कौन सी वाली वैल्यू क्यों ली है। चलें जी, उसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज REIT। ये कॉपी है भाई पूरा सबका? ठीक हो। अच्छा जी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT बेसिकली क्या है? देखिए, एक इंडिविजुअल को जोश आया कि यार मैं एक काम ये करता हूं कि मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करता हूं, एक फ्लैट वगैरह परचेज करता हूं, और फ्लैट वगैरह परचेज करने के बाद उसको फिर क्या करूंगा? रेंट आउट कर दूंगा। और जब मैं फ्लैट परचेज करने के बाद उसे रेंट आउट कर दूंगा तो उससे जो मिलने वाली इनकम होगी वो मैं अर्न करता रहूंगा, दैट विल बी माई रेंटल इनकम। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था ना, दैट इज टू अर्न द रेंटल इनकम। और वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ घर से बाहर निकला और वो प्रॉपर्टी देखने चला गया। मान लें वो कराची में था। अब जब वो कराची में फ्लैट देखने गया तो फिर आपकी सोच है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जो हो रहा है आजकल। अब वो जाकर जिससे पूछे कि भाई हाँ भाई फ्लैट कितने का है, तो आगे से कीमत आ रही है 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 3.5 करोड़, 2.5 करोड़। उसने कहा यार इतने पैसे तो नहीं है, अब क्या करें? उसने कहा अच्छा आप एक काम करें, आप पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दें। आपने कहा नहीं, ये पैसा तो मैंने यही इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी के अंदर ही लगाना है पैसा। तो ये बात तो तयशुदा है कि मैंने अमाउंट जो है ना वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करनी है, लेकिन इतनी ह्यूज अमाउंट मेरे पास है नहीं। तो उसने कहा फिर आप एक काम करें, आप जाएं REIT के पास। उसने कहा भाई ये क्या चीज है? उसने कहा सर ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ट्रस्ट है या एक ऐसा काम है कि ये लोग डिफरेंट इंडिविजुअल से पैसे अपने पास क्या करते हैं? जमा करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी परचेस करने के काबिल नहीं होता, ये सारे ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अपने पास क्या करते हैं? पैसे जमा कर लेते हैं। और जब इन ये सारे इन्वेस्टर से पैसे जमा कर लेते हैं तो जमा करने के बाद फिर एक साथ कंबाइन करके उन सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पैसे क्या करेंगे? आगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सही है? ये काम करने वाला जो शख्स होता है, जो कंपनी होती है, उसे हम नाम देते हैं किसका? REIT का। देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। मैं गया बैंक में और मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे, ठीक है? हम सबके पास थे 10-10 लाख। हम बैंक के मैनेजर के पास गए और हमने कहा कि सर देखिए मसला ये है कि अंदर से ना सूद खाने की फीलिंग आ रही है हमें।
तो हम पैसा फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखवाना चाह रहे हैं 500, हम सबके पास 10-10 लाख रुपए हैं। अब उसने ना हमसे कुछ इन्वेस्टमेंट की फिगर्स शेयर की। उसने कहा अच्छा आप कितने अरसे के लिए रखवाना चाह रहे हैं? मैंने कहा जी मैं 5 साल के लिए रखवाना चाह रहा हूँ। 10 लाख मैं रखवाऊंगा, ये 10 रखवाएगा, ये 10 रखवाएगा, ये 10 रखवाएगा, हम सब 10-10 लाख रखवाएंगे। उसने कहा जी ऑन एवरेज जो है ना, अगर आप 5 साल के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो 5 साल के लिए अगर आप पैसे रखवा रहे हैं ना मेरे पास 10 लाख पर हेड, तो मैं आपको ऑन एवरेज जो है ना वो तकरीबन 9.25% का जो है ना वो इंटरेस्ट दूंगा। मेरे 10 पे भी 9.25 मिलेगा, बाकी सबके 10 पे भी 9.25% का जो है ना वो इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अब जब मैं उसका वो कैटलॉग देख रहा था ना, तो देखते 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 नीचे जाकर मैंने देखा कि अगर हम 50 लाख रखवाएं ना 5 साल के लिए, तो इंटरेस्ट रेट जा रहा था 14.25% पे। तो हमने दिमाग चलाया, मैं उन चारों को बाहर लेकर गया, मैंने कहा तुम सारे 10-10 लाख मुझे दो, मैं एक साथ कंबाइन करके ले जाकर कितने रखवाता हूं? 50 लाख। जहां पर सबको 9.25 मिलना था, वहां अब सबको कितना मिलेगा? 14.25। तो बजाय इसके कि हम 5 अलग अलग 10 लाख रखवाते, मैंने सबके 10-10 लाख जमा किए, उसको कंबाइन करके कितना बनाया मेरे भाई? 50 लाख। और अपने नाम से ले जाकर या किसी भी एक इंडिविजुअल के नाम से ले जाकर बैंक में कितने रखवा दिए? 50 लाख। अब जो उस पर रिटर्न आएगा, वो रिटर्न कितने का आएगा? 14.25 का। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी जगह पर पैसा तोड़ तोड़ के इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। जब एक साथ कंबाइन करके, मर्ज करके एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और अब आप किसी भी बैंक में जाएं तो आपको ये चीज क्लियरली नजर आ रही होती है कि अगर आप पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको रिटर्न भी कंपैरेटिवली क्या करेंगे? ज्यादा देंगे। तो मैंने उनको समझाया कि यार जब अलग अलग रखने, तो हमने इधर ही है ना, इसी बैंक में रखने, 50 लाख ही रखने। अब ये 50 लाख अगर 5 अलग अलग नामों से रखेंगे तो सबको रिटर्न मिलेगा 9.25 का। एक काम ये करते हैं कि बैंक को बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम 5 लोग हैं, हम बोलते हैं हम एक बंदे हैं, 50 लाख की अमाउंट है और 50 लाख रखवाते हैं 5 साल के लिए, और उस 50 लाख पर जो रिटर्न आ रहा होगा वो कितने का आ रहा होगा मेरे भाई? 14.25 का आ रहा होगा। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। मैं भी फ्लैट खरीदना चाहता था, ये भी फ्लैट खरीदना चाहता था, ये भी खरीदना चाहता था, ये भी खरीदना चाहता था। हम जो फ्लैट देख रहे थे वो 2.5 करोड़ का था, सबके पास थे 50-50 लाख। तो एक बंदा बीच में आया, इसने कहा लाओ दो सब 50-50 लाख, सबके 50 लाख जमा करके 2.5 करोड़ बनाए, और उस 2.5 करोड़ से क्या खरीद ली? प्रॉपर्टी खरीद ली। उस प्रॉपर्टी को फिर वो क्या करेगा? 2 तरीकेकार है। उस प्रॉपर्टी की परचेज और सेल भी हो सकती है, और उस प्रॉपर्टी को हम किस पर दे सकते हैं मेरे भाई? रेंट पर भी दे सकते हैं। यह फैसला कौन करेगा? REIT। उसने हमसे सबसे 50-50 लाख ले लिए। अब उसके पास अमाउंट है 2.5 करोड़। अब ये वो फैसला करेगा कि 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म पर रेंटल बेसिस पर दे दे, या उस 2.5 करोड़ से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करता रहे। 50 लाख का प्लॉट एक खरीद लिया, 50 का दूसरा खरीद लिया, 30 का तीसरा खरीद लिया, 50 वाला 70 का हुआ, बेच दिया, मुनाफा आ गया, फिर वो 70 गए और इन्वेस्ट कर दिए। अब ये जो रोलिंग चलानी है ना, इस रोलिंग का फैसला कौन करेगा मेरे भाई? REIT। तुम थे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तुम्हें REIT क्या देगा? उसने कहा दिए मैं तुम्हें दे दूंगा एक फिक्स रिटर्न। और जब बात आई ना फिक्स रिटर्न की, तो इसका मतलब है कि दैट फिक्स रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज योर इंटरेस्ट। भाई तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना यार, तुम अंग्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो, तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना। अब अंग्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए तो कोई चीज हलाल हराम नहीं है अभी फिलहाल। तुम्हें प्रॉपर्टी इनकम मिले या इंटरेस्ट इनकम मिले, तुम्हारा कुछ जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा। उल्टा तुम्हारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? सिक्योर हो गई। तुम्हारा पैसा प्रॉपर्टी में लग गया, प्रॉपर्टी से वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तुम्हें वो बेसिकली क्या देते रहेंगे मेरे भाई? फिक्स रिटर्न देते रहेंगे। दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर इंटरेस्ट। सब कुछ खुशल मंगल था कि बीच में HMRC आया और उसने आगे एक अलग कहानी सुनाई। उसने कहा देखो भाई, क्योंकि हमें यह बात पता है कि जो पैसा तुम्हें मिल रहा है, जो प्रॉफिट तुम्हें मिल रहा है, ये प्रॉफिट कंपलसरी किस इनकम से जनरेट हो रहा है? प्रॉपर्टी से जनरेट हो रहा है। तो दैट इज व्हाई द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम REIT एज माय पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉपर्टी इनकम। उसने कहा जी मैं इसको प्रॉपर्टी इनकम मानूंगा। ठीक है, तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम्हारा इंडिविजुअल इन्वेस्टर और REIT के दरमियान क्या ताल्लुकात हैं?
क्या तुम्हारे दरमियान आपस में कॉन्ट्रैक्ट है? मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं तुम्हें यह बता दूं कि अगर तुमने REIT से इंटरेस्ट रिसीव किया है तो फॉर टैक्सेशन पर्पसेस द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम REIT विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी इनकम। यानी कि मैं इस पर नॉर्मल टैक्स लगाऊंगा, कितना परसेंट? 20, 40 एंड द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम REIT इज 20% टैक्स क्रेडिट। यानी कि जब REIT आपको पैसे देगा तो उसमें से वो कितनी अमाउंट माइनस करके देगा मेरे भाई? 20% की अमाउंट माइनस करके देगा। तो REIT से जो अमाउंट आपको रिसीव्ड होती है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम REIT, सर ये हमेशा होगी नेट अमाउंट, सही ना? ये हमेशा कौन सी अमाउंट होगी? नेट अमाउंट। इसमें से टैक्स कटा हुआ होगा, टैक्स डिडक्टेड होगा, और वो टैक्स कितना डिडक्ट होगा? 20%। यानी कि ये अमाउंट कितने परसेंट होगी? 80%। कहते हैं ना जिसे हम क्या नाम देते हैं? डिडक्शन एट सोर्स। इनकम जनरेट हुई, फौरन से क्या हो जाएगा? टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तब माशाल्लाह अब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, आपको ये आइडिया होगा कि आपको जो डिविडेंड मिलता है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, जब आपको डिविडेंड मिलता है तो उस डिविडेंड में से क्या डिडक्ट हुआ हुआ होता है? टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ होता है। पाकिस्तान में भी यही रूल है, हमारे पास भी यही रूल है कि आपको पूरा डिविडेंड नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 शेयर्स थे और कंपनी ने अनाउंस किया 2.35 का डिविडेंड, तो कंपनी जब आपकी कैलकुलेशन करने बैठेगी तो वो 1000 को मल्टीप्लाई करेगी 2.35 से, जो डिविडेंड बनेगा उसमें से फिर पाकिस्तानी टैक्सेशन रूल्स के मुताबिक जितना टैक्स होगा वो टैक्स क्या कर लिया जाएगा? माइनस कर लिया जाएगा। माइनस करने के बाद वो टैक्स आपके बिहाफ पे FBR को जमा हो जाएगा और आपको जो अमाउंट रिसीव्ड होगी वो बेसिकली कौन सी होगी मेरे भाई? नेट अमाउंट। दैट टैक्स पेड ऑन योर बिहाफ विल बी क्लेम्ड ऑन योर टैक्स रिटर्न। फिर जब आप अपना फाइनल टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उसमें आप HMRC वो FBR को बता देंगे कि सर ये टैक्स पहले से पे ऑफ हुआ है, वो बात की कहानी है। लेकिन कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो आपको कभी भी ग्रॉस नहीं मिलती, वो इंस्टीट्यूशन, बैंक या जो भी कंपनी होती है वो उसमें से हमेशा टैक्स माइनस करके आपको रिमेनिंग अमाउंट देती है। तो REIT के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई तुम टोटल अमाउंट इंडिविजुअल को नहीं दोगे, जब तुम अमाउंट देने जाओगे तो उसमें से कितना टैक्स माइनस करोगे? 20%। यानी कि मुझे जो अमाउंट रिसीव्ड होगी वो हमेशा कितने परसेंट होगी मेरे भाई? 80% की अमाउंट होगी। लेकिन जब मैं इस पर टैक्स अप्लाई करने जाऊंगा तो टैक्स अप्लाई करने के लिए मैं इस नेट अमाउंट को कन्वर्ट करूंगा इनटू अ ग्रॉस अमाउंट, और फिर जो टैक्स हम अप्लाई करेंगे ना वो टैक्स हमेशा कौन सी वाली अमाउंट पे अप्लाई होगा मेरे भाई? ग्रॉस अमाउंट के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। वो किस तरीके से अप्लाई होगा वो हम समझते हैं, जरा पहले ये कॉपी कर लें। जी भाई, आप कह रहे हो जो REIT है वो या तो रियल एस्टेट होगा ना, किसी का प्रॉपर्टी सेल हो जाए तो उसके रूल्स तो अलग होते हैं ना, रेंटल के अलग होते हैं, तो हम इस पे प्रॉपर्टी इनकम के रूल अप्लाई करते हैं। हम तो प्रॉपर्टी इनकम के रूल अप्लाई करेंगे ना। जनरेट तो अगर वो फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट से हो तो क्या? लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। इनकम तो वो प्रॉपर्टी की ही मानी जाएगी। जी बेटा, क्वेश्चन। रेंटल इनकम है 70,000 और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम REIT इज 20,000 एंड यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बिस्मिल्लाह करें जरा। रेंटल इनकम कितनी उठाएंगे हम? 17,000। मैंने रेंटल इनकम उठाई 70,000, फिर इसमें प्लस क्या करूंगा? REIT। लेकिन ये जो REIT की 20,000 की अमाउंट है ये तो क्या होगी? नेट होगी। इसको ग्रॉस करना होगा, तो ग्रॉस कैसे करूंगा मेरे भाई? मैंने कहा कि जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस किया तो टोटल इनकम कितनी? 95। बस फिर इससे आगे की कहानी वही पुरानी।
अभी जो 95,000 की टोटल इनकम है, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? मैंने कहा जी इसमें से माइनस हो जाएगा पर्सनल अलाउंस, दैट इज 12570। पर्सनल अलाउंस माइनस होगा तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी टैक्सेबल इनकम कितनी? जल्दी जल्दी 82430। और फिर इस 82430 के ऊपर हम टैक्स रेट्स अप्लाई कर देंगे। कितने? मैंने कहा जी पहले 37,700 पर कितना परसेंट है? 20%, 7540। ठीक हो गया। 82430 में से 37,700 पर रेट्स लगे। एक्सेस बताएं कितना? 44730। ये हो जाएगा 40%। 17892। लेकिन फिर मैंने HMRC से कहा कि सर इसमें से कुछ टैक्स जो है ना मैं आपको पे कर चुका हूं। अच्छा, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगी टैक्स लायबिलिटी कितनी? 25। और इसमें से मैं माइनस करूंगा डिडक्शन एट सोर्स, और वो डिडक्शन एट सोर्स कितना होगा? 5,000 होगा। कैसे पता चला? इंटरेस्ट जो मुझे मिला वो कितना था? 20, जबकि असल में कितना मिलना था? 25। मिलना 25 था, मिला 20, और इसके दरमियान की जो अमाउंट है वो मेरे बिहाफ पर REIT वालों ने किसको पे कर दी होगी? टैक्सेशन अथॉरिटी को पे कर दी होगी, और वो अमाउंट बनेगी 5,000 की। तो जो नेट और ग्रॉस अमाउंट के दरमियान का फर्क होता है ना, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो कि आपने HMRC को ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो जो अमाउंट आपने HMRC को ऑलरेडी पे की हुई होगी वो अमाउंट आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने पास से माइनस कर लेंगे। तो डिडक्शन एट सोर्स आप माइनस कर लेंगे, कितनी अमाउंट बनेगी? 5,000 की। माइनस करूंगा तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 20432 एज अ टैक्स पेबल। माइनस करके जो अमाउंट आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर टैक्स पेबल। तो ये सिंपल सी कहानी थी कि रेंटल इनकम आ जाती कितनी? 80,000, और इसमें प्लस क्या करता? REIT, और REIT कितना आता? 25,000 को मैं ग्रॉस करता, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 करता तो कितना बनता? 31250। दोनों को प्लस करके क्या आता? टोटल इनकम कितनी? 11250। और इसमें से मैं क्या माइनस कर देता? पर्सनल अलाउंस। क्योंकि इनकम 1 लाख से एक्सीड कर गई है तो मेरे भाई पूरा पर्सनल अलाउंस तो नहीं आएगा ना 100%। हमने पढ़ा था कि जैसी इनकम 1 लाख से एक्सीड करती है तो फिर पर्सनल अलाउंस पूरा नहीं आता, बल्कि एक्सेस इनकम के हाफ से आपका पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब अगर मेरी टोटल इनकम कितनी है? 111,250। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इनकम लिमिट 1 लाख से, तो कंपैरिजन में एक्सेस इनकम कितनी बनेगी? 11,250। और एक्सेस इनकम के हाफ से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है। 11,250 का हाफ कितना हो जाएगा? कितना? 5625। तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा 5625 से। 12,570 है, 5625 से रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होकर क्या बचेगा मेरे भाई? 6945। तो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी टैक्सेबल इनकम कितनी मेरा भाई? कितना? 104,305। इस पर रेट्स लग जाएंगे। पहले 37,700 पे लगेगा 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 7540। 104,305 में से 37,700 पर रेट्स लग गए। एक्सेस बताओ। 666 कितना परसेंट? 26642। 26642 प्लस करूंगा तो टैक्स लायबिलिटी, और माइनस क्या कर दूंगा? डिडक्शन एट सोर्स। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी?
34182। डिडक्शन एट सोर्स कितना आ जाएगा? 6250। माइनस करके आ जाएगा टैक्स पेबल। ठीक हो गया भाई, सिंपल सी कहानी है। डन है भाई यहां तक। फिर उसके बाद हेडिंग डाल देंगे जॉइंट हेल्ड प्रॉपर्टी। जॉइंट हेल्ड प्रॉपर्टी बिटवीन स्पाउस, यानी कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान अगर कोई प्रॉपर्टी को ऑनरशिप में है तो, हस्बैंड वाइफ के दरमियान अगर कोई प्रॉपर्टी किसमें है मेरे भाई? को ऑनरशिप में है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है जॉइंट हेल्ड प्रॉपर्टी बिटवीन स्पाउसेस का। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब तक हमने जो भी कहानी पढ़ी ना, दैट वाज रिलेटिंग टू अ सिंगल इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल घर परचेज करके रेंट आउट कर रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी मेन रेजिडेंस का एक फर्निश कमरा रेंट आउट कर रहा है, तो वो सारी कहानी जो हमने पढ़ी और समझी है, दैट इज रिलेटिंग टू अ सिंगल इंडिविजुअल। बट व्हाट इफ अगर प्रॉपर्टी को ऑनरशिप पर है तो? HMRC ने कहा देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये समझो कि हमारी डेफिनेशन में ना, हमारी किताब में जॉइंट इनकम नाम की कोई चीज नहीं होती, सही ना? अगर है तो हमारे पास आने से पहले अपनी ऑनरशिप परसेंटेज के हिसाब से बांट कर आना। अगर तुम मियां बीवी हो तो ये तुम्हारे घर का मसला है, तुम खुद ही निपटाओ। हमारी नजर में यू विल कंसिडर्ड एज टू सेपरेट इंडिविजुअल्स। कंबाइंड टैक्स लायबिलिटी की कोई कहानी नहीं है कि मियां बीवी आएंगे कि हम एक साथ कंबाइंड टैक्स लायबिलिटी भरना चाहते हैं। उसने कहा देखो इस किस्म की कोई स्टोरी नहीं है, अल्लाह का वास्ता पहले से बता रहे, इस किस्म की कोई कहानी नहीं है। हाँ, हमारे पास आ रहे हो तो इनकम बांट कर आओ। हमारी नजर में तुम दोनों को सेपरेट इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा, दोनों की इनकम अलग अलग रिकॉर्ड होगी, दोनों के अलग अलग पर्सनल अलाउंसेस होंगे, और दोनों की टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी मेरे भाई? अलग अलग होगी। तो HMRC ने पहले से ही आपको क्लियर कर दिया कि भाई जब मेरे पास आ रहे हो ना, तो एटलीस्ट मेरे पास ये कोई जॉइंट इनकम या जॉइंट टैक्स लायबिलिटी नाम की कोई चीज इजाद करके मत आना, वरना मैं तुम्हें अलग तरीके से इजाद कर दूंगा। तो उसने ये बात आपको पहले से क्या कर दी मेरे भाई? उसने ये बात आपको पहले से क्लैरिफाई कर दी कि भाई ये कारनामा एटलीस्ट सरंजाम ना देना। मैंने कहा जी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लें कि एक घर है जो को ऑनरशिप में है, यानी कि उसमें से हस्बैंड की जो ऑनरशिप है वो भी 50% है, और मेरे भाई जो वाइफ की ऑनरशिप है वो भी 50% है। अच्छा, रेंटल इनकम तक की जो कैलकुलेशन है ना, वो बिल्कुल सेम होगी। मतलब हमने कैलकुलेशन में कुछ चेंज नहीं करना। रेंट उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़कर आए। और हमने क्या पढ़ा था भाई? रेंटल इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। मैं देखूंगा कि एक घर है जो मियां बीवी के दोनों के नाम पर है, ठीक है, अभी नाम पर दोनों के वो बाद में देखेंगे। अब ये घर है, रेंटल इनकम है। अब रेंटल इनकम टैक्सेबल बेसिस के ऊपर, सॉरी कैश बेसिस के ऊपर क्या है? टैक्सेबल है। मैं ये देखूंगा कि उस घर से 22-23 के टैक्स ईयर में कितना रेंट रिसीव्ड हुआ है। उस घर से 22-23 के टैक्स ईयर में कितना रेंट रिसीव्ड हुआ है। जितना रेंट रिसीव्ड हुआ होगा वो आ जाएगा। इसमें हम प्लस क्या कर देंगे मेरे भाई? टैक्सेबल प्रीमियम। पता है ना टैक्सेबल प्रीमियम निकालने का तरीका कार, पढ़ चुके हैं हम, वो आ जाएगा। माइनस क्या कर देंगे मेरे भाई? अलाउड एक्सपेंसेस। प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा मेरा भाई? अब नॉर्मली होता ये था कि इस टोटल इनकम में से हम क्या माइनस करते थे? पर्सनल अलाउंस। इस टोटल इनकम में से हम माइनस करते थे पर्सनल अलाउंस, हमारे पास आता था टैक्सेबल इनकम, और रेट्स वगैरह अप्लाई करके क्या आ जाता था? टैक्स लायबिलिटी। लेकिन उसने कहा देखो अब ये जो इनकम तुमने कैलकुलेट किया ना, अब इसका हकदार एक बंदा नहीं, अब इसके हकदार कितने हैं? 2 बंदे हैं। तो इस पर टैक्स वगैरह अप्लाई करने से पहले इस इनकम को अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप परसेंटेज अपने दरमियान क्या कर लो मेरे भाई? डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मान लें कि सब कुछ प्लस माइनस करके मेरे पास आया 60,000। तो HMRC ने कहा भाई जब मेरे पास आओगे ना, तो इस 60,000 को बांट के आना, यानी कि 60,000 में से हस्बैंड के पास कितना चला जाएगा?
30,000, वाइफ के पास कितना चला जाएगा 30,000। हस्बैंड का पर्सनल अलाउंस अलग माइनस होगा, कितना 12,570। वाइफ का पर्सनल अलाउंस अलग माइनस होगा, कितना 12,570। दोनों की अलग अलग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, माइनस करके बताओ क्या बनेगा 17,430। हस्बैंड अपने हिस्से का 20% टैक्स पे करेगा 17,430 पर, और वाइफ अपने हिस्से का 20% टैक्स पे करेगी कितने पर 17,430। तो उसने कहा कि अगर तुम दोनों की कोई ज्वाइंट ओनरशिप है, कोई ज्वाइंट इनकम है, तो भाई उसका तरीकाकार ये होगा कि ये ज्वाइंट इनकम तुम दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ओनरशिप परसेंटेज। ये तुम दोनों के दरमियान क्या कर दी जाएगी मेरे भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, बांट दी जाएगी। 50% का हिस्सा हस्बैंड को चला जाएगा, रेंटल इनकम का 50% का हिस्सा हस्बैंड को जाएगा, और 50% का हिस्सा किसको चला जाएगा, वाइफ को। अब हस्बैंड अपनी अलग कैलकुलेशन करेगी, वाइफ अपनी अलग कैलकुलेशन करेगी। हस्बैंड अपने हिस्से का पर्सनल अलाउंस माइनस करेगा, उसकी टैक्सेबल इनकम आएगी, रेट्स अप्लाई करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। वाइफ अपने हिस्से की पर्सनल अलाउंस माइनस करेगी, टैक्सेबल इनकम आएगी, रेट्स अप्लाई करेंगे, और क्या कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर है यहां तक, कोई मसाइल? ठीक हो गया। बट व्हाट इफ अगर ये परसेंटेजेस अलग अलग हुई तो? मान ले कि अगेन एक घर है, लेकिन इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पता चला कि वो डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 नहीं है। पता चला कि जी असल में घर के ऑनरशिप में हस्बैंड का जो परसेंटेज है वो 30 है, और वाइफ के पास जो ऑनरशिप परसेंटेज है वो कितनी है मेरे भाई, वो 70। हस्बैंड के पास 30 है और वाइफ के पास पर्टिकुलरली वो कितनी है मेरे भाई, वाइफ के पास वो पर्टिकुलरली 70% है, यानी कि 30-70 का रेशो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना रेशो डिस्ट्रीब्यूटेड है, 30-70 का रेशो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने कहा जी ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो एग्जामिनर ने कहा कि देखो ऐसी सिचुएशन में ना फिर सवाल में एक चीज ढूंढना है, एक मैसेज गिवन होगा सवाल में, उस मैसेज के हिसाब से फिर हमें फैसला करना होगा कि हमें क्या करना है। और वो मैसेज कुछ यूं होगा कि या तो सवाल में लिखा हुआ होगा इलेक्शन मेड, या फिर सवाल में लिखा हुआ होगा इलेक्शन नॉट मेड। या तो सवाल में लिखा हुआ होगा इलेक्शन मेड, या फिर सवाल में क्या लिखा हुआ होगा, इलेक्शन नॉट मेड। और ये कब लिखा हुआ होगा, जब ऑनरशिप परसेंटेज इक्वल नहीं होंगी। इलेक्शन मेड और इलेक्शन नॉट मेड कब लिखा हुआ होगा, जब ऑनरशिप परसेंटेज इक्वल नहीं होंगी। जब ऑनरशिप परसेंटेज इक्वल नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी, तो फिर पर्टिकुलरली आपको सवाल में लिख कर दिया हुआ होगा कि आइदर इलेक्शन मेड और आइदर इलेक्शन नॉट मेड। और इसका मतलब क्या है, देखो इलेक्शन मेड का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन फुल फ्लैश रिटन फॉर्म में एचएमआरसी को प्रोवाइड करना। कोई भी इंफॉर्मेशन फुल फ्लैश एचएमआरसी को रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करना। जैसे तुम एचएमआरसी को लेकर गए, तुमने घर दिखाया और घर दिखा के बोला देखें ये घर है, ये मियाँ बीवी के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से मियाँ के पास 30% है और बीवी के पास 70% है। फुल फ्लैश इंफॉर्मेशन दे दी। और इलेक्शन नॉट मेड का मतलब होता है जब आप एचएमआरसी को रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए सिंपल सी कहानी है, आपको एक बंदा घर दिखाता है और वो बोलता है यार ये घर जो है ना 2 लोगों के नाम पर है, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट परसेंटेज कम्स इन योर माइंड, 50-50। अब मुझे थोड़ी पता है अंदर 20-80 चल रहा है, 25-75 चल रहा है, मुझे क्या पता। मुझे अगर तुम ये बोलोगे कि घर 2 लोगों के नाम पर है, तो जो पहली परसेंटेज मेरे जहन में आएगी वो कितनी होगी, वो 50-50 होगी। अनटिल और अनलेस तो मुझे बताओ कि ये 50-50 नहीं है, ये 30-70 है या कुछ और है। तो इलेक्शन नॉट मेड का मतलब है कि तुम एचएमआरसी को बता रहे हो कि ये घर है मियाँ बीवी के नाम पर है, बस फिर तुमने खामोशी इख्तियार कर ली। तो जब तुमने खामोशी इख्तियार कर लोगे तो एचएमआरसी क्या समझेगा कि ये घर दोनों के दरमियान क्या है मेरे भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 50-50 है। इन केस अगर परसेंटेज सेम नहीं है, सवाल में लिखा हुआ है इलेक्शन मेड, तो इन दैट पर्टिकुलर केस डिस्ट्रीब्यूशन होगी
अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप परसेंटेज। क्योंकि इलेक्शन मेड में मैंने HMRC को पूरी डिटेल बता दी होगी। जब मैंने HMRC को पूरी डिटेल बता दी है तो बस फिर तो कहानी खत्म हो गई ना सर। जब मैंने सब कुछ बता दिया HMRC को कि भाई 50-50 डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारी कहानी सुना दी मैंने उसे, तो सरकार अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। जब सारी कहानी सुना दी तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि वो बोलेगा भाई ठीक है, अब तुम रेंटल इनकम ऑनरशिप परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। रेंटल इनकम का 30% किसको जाएगा? हस्बैंड को, और बाकी 70% किसको जाएगा मेरे भाई? वाइफ को। रेंटल इनकम कितनी थी? 60,000। अब हस्बैंड को जाएगा 30%, मतलब 18, ऐसे ही है ना? और इसको कितना जाएगा? 42। बस, तो फिर आगे वही कहानी है। हस्बैंड अपनी 18,000 की रेंटल इनकम में से अपना 12,570 का पर्सनल हाउस माइनस करेगा, टैक्सेबल इनकम आएगी, रेट्स अप्लाई करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। वाइफ अपने 42,000 की इनकम में से अपना पर्सनल हाउस माइनस करेगी, 12,570 का उसकी टैक्सेबल इनकम आएगी, और वो अपने टैक्स रेट्स वगैरह अप्लाई करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रही होगी। यानी कि सारी चीजें एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है यहां तक? कोई मसाइल? हाँ, और अगर सवाल में लिखा हुआ है कि इलेक्शन नॉट मेड, तो मैंने HMRC को कुछ बताया नहीं है। जब HMRC को कुछ बताया नहीं है तो उसके पास ऑप्शन ही क्या बचा बेचारे के पास? उसने कहा भाई फिर मैं ये मानकर चलूंगा कि आपके दरमियान ये अमाउंट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आपके दरमियान ये अमाउंट बेसिकली 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सही ना? फिर मैं ये मानकर चलूंगा कि आपके दरमियान ये अमाउंट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 50-50% जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हम ये मानकर चलेंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। सर ये बेनिफिशियल है, मान लेके आपको दोनों के नाम करानी चाहिए, मतलब पर्सनल नाम इंडिविजुअली नहीं, वहां जाकर दोनों के नाम पर प्रॉपर्टी आप करवाएं ना करवाएं, वो आगे वाली करवा लेगी। उसकी टेंशन आप ना लें। बेनिफिट है सर वहाँ के लोगों के लिए। और भी बेनिफिट है, ये पढ़ाएंगे अभी। ठीक हो गया भाई, यहां तक बात क्लियर है। और इन केस अगर सवाल ने खामोशी इख्तियार की हुई है तो फिर हम बाय डिफॉल्ट उसे इलेक्शन नॉट मेड मान के चलेंगे। अगर इन केस सवाल ने खामोशी इख्तियार की हुई है तो फिर मैं बाय डिफॉल्ट उसे क्या मानकर चलूंगा? इलेक्शन नॉट मेड मानकर चलूंगा। इसका मतलब है कि अगर परसेंटेज इक्वल नहीं होगी तो पहले सवाल को तसल्ली से पढ़कर ये चेक कर लेना कि इन दोनों में से कोई मैसेज गिवन है या फिर नहीं है। अगर तो इन दोनों में से कोई मैसेज गिवन हुआ तो फिर मैंने आपको कहा कि फिर तो जिंदगी के मसाइल हल हैं, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं सर वो मैसेज गिवन नहीं है, हमने ढूंढा, तसल्ली से ढूंढा, लेकिन हमें मैसेज नहीं मिला, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप ये मानकर चलेंगे कि ये क्या माना जाएगा? इलेक्शन नॉट मेड कंसिडर किया जाएगा, सही ना? ऐसे फिर हम इलेक्शन नॉट मेड मानकर चल रहे होंगे और फिर हम रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के दरमियान इक्वली। एक आखिरी चीज है, हेडिंग डाल लें, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स। जी भाई, ये कॉपी है। सुनिए जी, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग जिसे हम नाम देते हैं FHL का, सही ना? फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग जिसे हम पर्टिकुलरली किसका नाम देते हैं? जिसे हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं FHL का। अब ये है क्या? देखिए, रूल्स के मुताबिक दो चीजें होती हैं, एक जिसे हम नाम देते हैं फर्निश्ड प्रॉपर्टी, और एक होता है फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग।
और फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग का वर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर होटल्स या फिर रिजॉर्ट्स वगैरह के लिए, है ना। आपके जो होटल्स हैं, आपके जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, उसके लिए हम बेसिकली फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग का वर्ड यूज करते हैं, जिसके अंदर होता बेसिकली ये है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक फर्निश्ड जगह रहने के लिए देता है, यानी कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, सही ना। वो बेसिकली क्या करता है, वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा होता है, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, एंड दैट लिमिटेड टाइम पीरियड कैन बी ऑफ 3 days, 4 days, 1 week। जबकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका एग्रीमेंट होता है फॉर मिनिमम 1 year। तो FHL बेसिकली कंसिडर किया जाता है होटल्स या रिजॉर्ट्स वगैरह, जहां पर आप जाते हैं, आपको फर्निश रहने के लिए फर्निश रहने के लिए जगह दी जाती है, और वो फर्निश इसलिए होती है क्योंकि उसमें कुछ एसेसरीज वगैरह मौजूद होती हैं, बेड होगा, टीवी होगा, लाइटें शाइटें होंगी, पंखा AC वगैरह होगा, हीटर शीटर होगा, और बाकी कुछ 1-2 और मजीद ज़रूरत की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग्स। लेकिन जब हम ये होटल और रिजॉर्ट्स वगैरह की बात करते हैं ना, तो ये होटल्स और रिजॉर्ट्स वगैरह में हम इसे नाम देते हैं एज अ ट्रेडिंग इनकम। फिर देखिए, ये प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, क्योंकि ये होटल और रिजॉर्ट जो है ना, ये बेसिकली आपका बिजनेस है, और अगर ये आपका बिजनेस है और आप ये रेगुलर बेसिस के ऊपर बार बार ये काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर मैं उसे प्रॉपर्टी इनकम कंसिडर नहीं करूंगा, मैं उसे क्या मानूंगा मेरे भाई, मैं उसे ट्रेडिंग इनकम मानूंगा। और अगर मैं उसे ट्रेडिंग इनकम मानूंगा तो फिर फर्निश्ड हॉलीडे रेटिंग्स के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी कंपैरेटिवली थोड़े से डिफरेंट अप्लाई किए जा रहे होंगे। हम फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग पर फर्निश्ड प्रॉपर्टी वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फर्निश्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि मैंने फर्निश्ड घर दिया है, फर्निश्ड घर रेंट आउट किया है, तो फर्निश्ड प्रॉपर्टी के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे दैट इज ऑफ प्रॉपर्टी इनकम। और वो क्या थे कि भाई हम लेंगे रेंट, और मेरा भाई रेंट में से माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस, और एक चीज एडिशनल माइनस करते थे हम, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ। एक चीज हम एडिशनल माइनस करते थे, जिससे हम किसका नाम देते थे, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ का। जब मैं FHL कैलकुलेट, अच्छा इस अमाउंट के ऊपर ना जो टैक्स लगेगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इनकम रूल। इस पर जो टैक्स लगेगा वो किसके मुताबिक लगेगा मेरे भाई, प्रॉपर्टी इनकम के रूल्स के मुताबिक लगेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम FHL की बात करते हैं तो FHL में मैं लूंगा रेंट, में से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, और माइनस करेंगे रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ की जगह एक और चीज आ जाती है जिसे हम नाम देते हैं कैपिटल अलाउंसेस का। रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ की जगह क्या आ जाएगा, रिप्लेसमेंट फर्नीचर रिलीफ की जगह आ जाएंगे कैपिटल अलाउंसेस। और कैपिटल अलाउंसेस माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होगी दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर ट्रेडिंग इनकम, और फिर उस पर जो टैक्स के रूल्स अप्लाई होंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग इनकम। फिर हम उस पर ट्रेडिंग इनकम के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर रहे होंगे, फिर हम उस पर ट्रेडिंग इनकम के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर रहे होंगे। ये बात हम याद रखेंगे जी भाई। डन हो गया, कोई मसाइल, नो मसाइल। लेकिन देखिए फिलहाल की बात समझें कि अभी इस बार हमारे पास ATX के पेपर में जो है ना ये FHL वगैरह की कैलकुलेशन एग्जामिनेबल नहीं है, ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं पूछेगा। जो मेन चीज यहां पर जो वो हमसे पूछेगा कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉपर्टी इनकम एंड द ट्रेडिंग इनकम। उसने कहा जी इन दोनों के दरमियान फर्क कैसे कर सकते हैं। उसने जो तुमसे असल सवाल पूछना है ना वो ये पूछना है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एक जगह FHL है, वो प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, ये बात तुम्हें कैसे पता। मैं कह रही तो बच्चों वाली बात कर दी आपने, ये बात तो हमें पता होगी।
प्रॉपर्टी इनकम की कहानी बिल्कुल अलग है, होटल और रिजॉर्ट्स वगैरह की कहानी बिल्कुल अलग है। उसने कहा देखो जरूरी नहीं है कि वो होटल और रिजॉर्ट हो, कभी कभार प्रॉपर्टी भी एफएचएल की क्राइटेरिया में डील हो रही होती है। जैसे वी ऑल नो दैट, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ये हमारे जितने भी टूरिस्ट एरियाज है ना, मेन जो टूरिस्ट एरियाज हैं, वहां पर जब एकदम से थोड़ा सा रश बढ़ता है ना, तो वहां पर लोग करते ये हैं कि जो उनकी रेजिडेंशियल जगह होती है ना जिसमें वो रह रहे होते हैं, वो उसका भी कुछ हिस्सा वहां के टूरिस्ट को क्या कर देते हैं, रेंट आउट कर देते हैं, किराए पे दे देते हैं कि जी ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा घर है मरी के अंदर, ठीक है, मैं उसके अंदर रह रहा हूँ, लेकिन एकदम से आबादी आ गई, क्यों हमारे लोग तो वैसे ही बावले हैं मरी के ऊपर, अब लोग ज़्यादा पहुंच गए वहाँ पर, होटल पे तादाद ख़त्म हो गई, लोग रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने घर का 1 आध 2 कमरा फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड 3-4 दिन के लिए क्या कर दिया, रेंट आउट कर दिया। मेरा काम नहीं है ये, लेकिन मैंने कहा कि यार मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मौके से फ़ायदा उठाने के लिए आपने वो जगह क्या कर दी मेरे भाई, आपने वो जगह रेंट आउट कर दी। अब उसने कहा अब बता मेरे भाई, उसने घर रेंट आउट किया है, अब इस पर रूल्स कौन से वाले अप्लाई होंगे? होटल नहीं है वो, घर है, तो मेरे हिसाब से क्या होगा, प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है, तो दिया है उसे 3-4 दिन के लिए, तो इसके मुताबिक तो वो क्या होना चाहिए, एफएचएल होना चाहिए। उसने कहा देखो ये बात तो तयशुदा है कि हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ प्रॉपर्टी एंड अ होटल एंड रिजॉर्ट, लेकिन कभी कभार हमारे सामने एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है, कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम समझ नहीं पा रहे होते कि यार इसके ऊपर प्रॉपर्टी इनकम के रूल्स लगेंगे, मैं इसको फर्निश प्रॉपर्टी मानूं या मैं इसको फर्निश हॉलिडे लेटिंग मानूं। तो उसने कहा जी वहां पर कभी कभार कुछ सिचुएशन फंसने के क्राइटेरिया में आ जाती है, फिर क्या करोगे? जैसे ये चीज बड़ी पॉपुलर हुई थी बैक इन 2012 लंदन ओलंपिक्स। लंदन ओलंपिक्स में वहां के लोगों ने, जो गोरे थे ना, उन्होंने ये काम बहुत ज्यादा किया था कि जब लंदन ओलंपिक्स होते हैं, आपको पता है कि बहुत ह्यूज क्राउड आता है वहां पर, तो वहां पर होटल्स तो वैसे ही बुक थे ना, जाहिर सी बात है, इतने प्लेयर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, तो होटल्स पैक हो गए थे। अच्छा, लंदन बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पर कोई बहुत बड़े होटल्स बनाने की जगह मौजूद अब है नहीं। तो वहाँ पर फिर लोगों ने क्या किया था कि काफ़ी सारे लोगों ने, अब लोग अपने अपने घरों के बेसमेंट में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने अपने अपने घर जो है ना वो उन टूरिस्ट को क्या कर दिए थे, रेंट आउट कर दिए थे। अब आप सोचें कि ऐसी सिचुएशन में जब उन्होंने वो 15-20 दिन 1 महीने के पाउंड अर्न किए होंगे और जाकर HMRC को क्लेम किया होगा कि सर ये मैंने अपना घर रेंट आउट कर दिया था 1 महीने के लिए, उससे ये इनकम जनरेट हुई है, तो HMRC को ऑन द स्पॉट वहां पर ये फैसला करना पड़ेगा कि ये जो रेंटल इनकम मुझे बता रहा है इसको मैं आइदर प्रॉपर्टी इनकम डील करूं या फिर आइदर क्या डील करूं मेरे भाई, फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग डील करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको प्रॉपर्टी इनकम डील करूंगा तो मैं उस पर टैक्स रेट्स भी किसके हिसाब से लगाऊंगा मेरे भाई, प्रॉपर्टी इनकम के हिसाब से लगाऊंगा। अगर मैं उसको ट्रेडिंग इनकम मानूंगा तो मैं उस पर टैक्स रेट्स भी किसके हिसाब से लगाऊंगा मेरे भाई, ट्रेडिंग इनकम के हिसाब से लगाऊंगा। तो मुझे वहां पर ऑन द स्पॉट ये फैसला करना पड़ेगा, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ना HMRC ने फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग के लिए कुछ कंडीशंस लिखी। उसने कहा मैं काम करता हूं, मैं FHL के लिए कुछ चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेता हूं और मैं करूंगा ये कि पहली बात तो मैं आसानी से डिफरेंशिएट कर लूंगा कि आइदर वो प्रॉपर्टी है या फिर आइदर वो फर्निश्ड हॉलिडे लेटिंग है। इन केस अगर मैं किसी में फंसा, किसी एरिया में या किसी पॉइंट पर आकर फंसा, तो मैंने FHL के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे में हैं, मैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जाकर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करके देख लूंगा। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो गए तो मैं उसको FHL मानूंगा, और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं हुए तो फिर मैं उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानूंगा मेरे भाई, फिर मैं उसको प्रॉपर्टी मान रहा हूं। फिर तुम्हारी नीयत जो भी है ना उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि देखें कभी कभार ऐसा होता है कि आपका फोकस डिफरेंट होता है, लेकिन आपने जो काम किया होता है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो फिर एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमें मजबूरन क्या करने पड़ते हैं, हमें मजबूरन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। फिर आपकी कहानी नहीं सुनी जाएगी कि भाई आपकी नीयत क्या थी। ये वही वाली कहानी है कि आप आखिरी दिन बैठे हैं पेपर की फीस जमा कराने के लिए और वेबसाइट नहीं चल रही, टाइम गुजर गया। अब एसी से थोड़ी मानेगा कि आप, एसी से तो आपको बोलेगा भाई पहले क्यों नहीं जमा कराई तुमने, तुम्हें किसने कहा था आखिरी दिन बैठो, या तुम आखिरी दिन बैठे हो जगह खत्म हो गई,
ठीक है ना, ये अभी दोबारा हुआ है, मेरे ख्याल में अभी सेकंड टाइम हुआ है एसबीएल के पेपर में, अगेन सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम है एसबीएल का पेपर। लास्ट टाइम अभी ये दिसंबर में हुआ था कि अक्टूबर में फीस जमा करा रहे थे, तो कुछ बच्चों की एसबीएल की फीस सबमिट नहीं हुई, जगह खत्म हो गई थी, और ये अभी दोबारा हुआ है, और सेम पेपर में हुआ है एसबीएल के पेपर में कि वो फीस जमा कराने के लिए बैठा, उन्होंने बोला कि जी वो ट्रिपल ए दे रहा था और एसबीएल दे रहा था, ट्रिपल ए की फीस जमा हो गई, एसबीएल की फीस जमा ही नहीं हो रही। वो कह रहे हैं एसबीएल वाले दिन की तमाम जो स्लॉट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं, अगर आपने या तो आप पेपर ना दें या फिर हैदराबाद जाएं पेपर देने। हैदराबाद की एक स्लॉट दिखा रहा था फ्री, तो अब गलती किसकी है? एसीसी थोड़ी मानेगा भाई, एसीसी ने आपको स्लॉट्स दी थी, टाइमली बेसिस पर फीस भरनी चाहिए थी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हो सकता है कि तुम उसको प्रॉपर्टी मानकर चल रहे हो, लेकिन एचएमआरसी की कंडीशंस फुलफिल ना हो रही हो, वो उसे एफएचएल मानेगा। तो एचएमआरसी ने कहा देखो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे में है, मैं अगर फंसा तो एफएचएल के रूल्स अप्लाई करूंगा, अगर अप्लाई हो गए तो एफएचएल मानूंगा, नहीं हुए तो प्रॉपर्टी इनकम मानूंगा। फिर तुम्हारी नियत क्या थी, तुम क्या कर रहे थे, मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। और वो कंडीशंस क्या है जरा लिख लें अपने पास, हेडिंग डाल देंगे कंडीशंस फॉर एफएचएल। द प्रॉपर्टी must be available the property must be available for at least 210 days, for at least 210 days for letting. 210 days for letting. Full stop. Next point. The property must be let out for at least 105 days. Number 3, the property cannot be let out to a single tenant for consecutive 30 days. तीन बातें, सिंपल सी कहानी समझें। कोई भी प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, वो एफएचएल में जाएगी। देखिए पाकिस्तान तो है नहीं, वहाँ हर चीज़ प्रॉपर रूल्स के मुताबिक चलेगी। आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा कम से कम 1 साल का। जिस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा मैं उसको क्या मानूंगा, एफएचएल, जो कि पहली कंडीशन है। प्रॉपर्टी मस्ट बी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 210 डेज, मतलब पूरे टैक्स ईयर में 22-23 के टैक्स ईयर में कम से कम 210 दिन के लिए वो जगह खाली हो, ताकि आप उसे क्या कर सकते हो, लेट आउट कर सकते हो। एक बंदा आपके पास आया, वो बोले भाई कमरा चाहिए, कमरा खाली है, आप बोले हाँ खाली है। ये कितनी दफा होना चाहिए, एटलीस्ट 210 दिन। जबकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज जो है ना वो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी को आप एक साथ 365 दिन के लिए लेट आउट कर देंगे। एक, फिर दूसरा, जो जगह खाली है जिसको आप लेट आउट करने जाते हैं, वो पूरे साल में कम से कम कितने दिन के लिए लेट आउट हो मेरे भाई, 105 दिन के लिए लेट आउट हो। मतलब 365 दिन में से 210 दिन वो अवेलेबल हो, 105 दिन एटलीस्ट वो क्या हुई हुई हो, लेट आउट हुई हुई हो, आपने रेंट आउट उसको किया हुआ हो। और आप एक साथ उस प्रॉपर्टी को एक सिंगल टेनेंट को कंसेक्यूटिव 30 दिन के लिए लेट आउट नहीं कर सकते। इसलिए आप देखें तो आप कभी ट्रैवल करें इंटरनेशनली, लोकली, जहां पे भी आप ट्रैवल करें, बेसिकली कोई भी होटल जो है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म बुकिंग नहीं करता। और अगर आप किसी होटल में फोन करें ना, एनी होटल, भले आप उसको पैसे दे रहे हैं, मतलब होटल वालों का तो कंसर्न पैसे से होना चाहिए ना। मैं होटल में फोन करूं और मैं होटल में फोन करके बोलूं कि यार मैं आपका जो है ना वो एक रूम बुक करना चाह रहा हूं फॉर 30 डेज, नहीं देंगे, वो मना कर देंगे।
जबकि उनको तो पैसे से कंसर्न होना चाहिए। तुमने कहा 30 दिन के पैसे एडवांस में ले लो, वो तब भी मना कर देंगे। अब इसकी कई वजूहात हैं, मतलब पाकिस्तान में तो जो बेसिक वजह है ना वो दैट इज द टेररिस्ट एक्टिविटीज, कि भाई अगर आप 30 दिन के लिए कमरा एक साथ रेंट आउट कर देंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि 30 दिन अंदर चल क्या रहा है, तो कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए ना यूज कर ले। तो वो बेसिकली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर देखिए हम 30 दिन के लिए ना एक रूम आपको नहीं कर सकते। हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको रोटेट करेंगे, वी कैन रोटेट योर रूम। आप 5-6 दिन एक रूम में रहे, 5-6 दिन के बाद आप अगर आपने होटल में रहना है तो हम आपके कमरे को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर आपका 601 है तो मैं आपको 602 दे दूंगा, मैं आपको 610 दे दूंगा। मैं हर 5-6 दिन के बाद कमरा क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। मैं एक कमरा इतने लंबे अरसे के लिए एक साथ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। और यूके में ये टैक्सेशन का इशू है कि भाई आप एक बंदे को एक साथ 30 दिन के लिए कोई रूम या कोई रिजॉर्ट वगैरह रेंट आउट नहीं कर सकते। अगर इन केस कोई बहुत शदीद मजबूरी है, उस बंदे को लॉन्ग टर्म के लिए वो जगह चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको इंटरनली रोटेट करें। अगर वो बोल रहा है मुझे 2 महीने के लिए रुकना है तो इंटरनली रोटेटेड 10 दिन के लिए एक कमरा दें, उसके बाद फिर उसका कमरा चेंज कर दे, दूसरा कर दे, तो वो फिर एक कमरा कंसेक्यूटिव 30 दिन के लिए रेंट आउट नहीं हो रहा होगा। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उसे फिर मैं क्या मानूंगा मेरे भाई, फर्निश्ड हॉलीडे लेटिंग मानूंगा। तीनों कंडीशंस का एट द सेम टाइम मीट होना जरूरी है। तीनों कंडीशंस का एट द सेम टाइम मीट होना जरूरी है। अगर तीनों कंडीशंस मीट हो रही होंगी तो एफएचएल मानी जाएगी। अगर तीनों कंडीशंस मीट हो रही होंगी तो एफएचएल मानी जाएगी। अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही, कोई एक आध भी मीट नहीं हो रही, तो फिर मैं उसको एफएचएल नहीं मानूंगा, बल्कि मैं उसको क्या मानूंगा मेरे भाई, मैं उसको प्रॉपर्टी इनकम कंसिडर कर रहा हूंगा। क्या ये बात क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स जो है ना वो एटीएक्स के पेपर में 4 दफा आ चुके हैं, थ्योरी के अंदर 3-3 नंबर के। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एटीएक्स का पेपर पास करना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ लें तो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सिनेरियोस तो है नहीं, सिर्फ चीजें याद करनी है। ये इस किस्म के छोटे मोटे रूल्स अगर आपको याद होंगे ना तो ये आपका पेपर बचा जाएंगे। एटीएक्स के पेपर में तकरीबन 20 से 25 नंबर की जो थ्योरी है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स के ऊपर आती है। इस चीज के रूल बता दें 3 नंबर, फला चीज के रूल बता दें 4 नंबर, उस चीज के रूल बता दें 5 नंबर। स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स पे थ्योरी पूछता है। कोई सिनेरियो नहीं, कोई प्रैक्टिकल अजम्पशन नहीं, कोई क्वेश्चन से कनेक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ रूल याद हो, 3-3, 4-4 नंबर के उसने हर सवाल में रूल्स दिए हुए होते। पूरे पेपर के कंबाइन करूंगा तो 20-22 नंबर निकल आते हैं। ये 20-22 नंबर सिंपल इसी तरीके से स्ट्रेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के पूछ लेगा। और ऐसे अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और मजीद बहुत सारी जगह आएंगी जहां पर ये इस किस्म के छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आपने पूरे एटीएक्स के ये छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी याद कर लिए तो सुकून से आपका 20 से 25 नंबर का पेपर जो है ना वो साइडलाइन हो जाएगा, अदर देन प्रोफेशनल मार्क्स। ठीक है ना, अदर देन प्रोफेशनल मार्क्स आप सुकून से ये 20-22-25 नंबर जो है ना वो पिक कर सकते होंगे। ठीक हो गया भाई, यहां तक बात क्लियर है? कोई मसाइल? हैंडआउट मैंने आपको दे दिया है, एक अदद आपके पास मौजूद है, बस हम असर की नमाज पढ़कर वापस आ रहे हैं और वो हैंडआउट स्टार्ट कर रहे हैं।